Good morning, dear students. So today we will discuss about the Van 't Hoff factors. So before starting this topic, firstly we have to clear what are the abnormal molar masses in case of colligative properties. Dear students, we know that colligative properties help us to calculate the molar mass of the solute because we learn about the four colligative properties, that is elevation in boiling point, depression in freezing point, osmosis and lowering in vapor pressure. We have discussed these four, and with the help of these four we can calculate the molar mass. Clear? So what it is observed, that is in some cases the molar mass determined by these methods do not agree with the expected or theoretical values. That means जो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम मोलर मास निकालते हैं वो एक्चुअल मोलर मास से डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स कभी ज़्यादा और कभी कम. क्लियर? सो टू एक्यूरेट द वैल्यूज़ ऑफ मोलर मास कैन बी obtained only if we have to clear the two main things. The number one, solution should be dilute. The number second is the solute must not be dissociate or associate in the solution. अगर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही एग्जैक्ट मोलर मास आए तो वो कौन सी दो कंडीशन को फॉलो करेगा कि वो जो सोल्यूशंस हैं वो डिल्यूट हो. सेकंड वन, सोल्यूट जो है वो ना तो डिसोशिएट हो और ना एसोशिएट हो. अगर सोल्यूशन में सोल्यूट डिसोशिएट और एसोशिएट हो रहा है सो इट मस्ट वेरी देयर एक्चुअल कॉलिगेटिव एक्चुअल मोलर मास. क्लियर? तो अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो एसोसिएशन में जाएगा या वो डिसोसिएशन में जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जब उसका मोलर मास निकालेंगे वो हमेशा क्या करेगा, वेरी करेगा. दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेगा. सो वी कैन से दैट what is a normal molecular mass, that means which is not normal, जो एक्चुअल मास होना चाहिए वो नहीं है, या तो ज़्यादा या कम है. दैट इज नोन एज द abnormal molecular mass. So in some cases observed colligative properties deviate from their normal calculated values. That means which is due to the association or dissociation. So to solve this problem, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने Van 't Hoff फैक्टर को यहाँ पे अराइज करवाना है. सो Van 't Hoff फैक्टर इज गिवन बाय Van 't Hoff इन 1886. क्लियर? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म I, एंड I एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट्स इन द सोल्यूशन. सो इसको किससे डिनोट करते हैं हम? I से. सो व्हाट इज I? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू. मीन्स हमने कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मोलर मास निकाला. क्लियर? तो जो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आई दैट, और जो उसकी एक्चुअल है वो, उन दोनों की जो रेशियो हमारे पास आएगी दैट इज आई. और अदर वे वी कैन से दैट जो सोल्यूट हमारे पास डिसोशिएट हुआ या एसोशिएट हुआ वो कितना एसोशिएट हो रहा है कितना डिसोशिएट हो रहा है उसका जो नंबर हमारे पास होएगा दैट इज ऑल्सो आई. That means number of particles after association or dissociation divided by the number of particles initially. In this way we can find out the I. So अब इस ये जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आएगी मोलर मास की Van 't Hoff फैक्टर के अकॉर्डिंग, उसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? सी दिस वन, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी वी के बी इंटू एम. यहाँ फी बीस को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेपर प्रेशर वाले में भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स अब हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे इनकी एग्जैक्टली वो हमारे पास कैसे आएंगी, जब हम इस आई को दैट मीन्स Van 't Hoff फैक्टर को इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे. क्लियर? सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई हमारे पास एग्जैक्ट मोलर मास की वैल्यू आएगी. क्लियर? बट एक कौन किस केस में पॉसिबिलिटी होएगी? जहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन है. जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे एग्जैक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास बताएगी. क्लियर? सो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव डिवाइडेड बाय द नॉर्मल और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नॉर्मल मोलर मास divided by observed molar mass.
actual number of particles divided by the expected number of the particles. So now the Van't Hoff factor, that means we having the degree of dissociation और एसोसिएशन हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास दो ही केस यहाँ पे अराइज होंगे, या तो हमारे पास डिसोसिएशन होएगी और या हमारे पास होगी एसोसिएशन। दैट मीन्स जैसे हमारे पास कोई एक एग्जांपल हम ले लें सल्यूट की, जब उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे वो अपने एक्चुअल आयन में डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो वो कैसे डिसोशिएट हो रहा है और कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है, या वो एसोशिएट हो रहा है तो कितने पार्टिकल्स जुड़ के उसके एसोशिएट हो रहे हैं। सो दैट मेंटेन देयर आई। सो नाउ लेट अस डिस्कस द केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and Van't Hoff factor. If one molecule of substance get dissociated into n particles, that means एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, अगर वो डिसोशिएट होके n पार्टिकल्स में, हमें पता नहीं कितने, हमने उसको n मान लिया कि n पार्टिकल्स में वो डिसोशिएट हो गया, और the molecule and alpha is a degree of dissociation, then we can say that we having journal reaction, A gives us product. So initially जो हमारे पास रिएक्टेंट होएगा वो हम लेंगे 1 मोल, क्लियर, जो हम इनिशियली मान के चल रहे हैं। इनिशियल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होएगा 0, बिकॉज अभी तक यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट के आने की। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, देयर इज चेंज होएगा हमारे पास रिएक्टेंट में। चेंज क्या होएगा, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो वो डिनोट कर दिया हमने 1 माइनस अल्फा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ना कुछ न्यू बनेगा, दैट इज एन अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो इट बिकम्स दिस डिग्री ऑफ, हमने यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले आई, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। सो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। 1 हमारे पास उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 1 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की। सो हेयर इज अल्फा इज आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। सिमिलरली इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएट टू गिव n। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मीन्स यहाँ पे ये पता नहीं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर कंबाइनिंग, दे आर एसोसिएटिंग टू फॉर्म A, क्लियर। सो यहाँ पे भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इनिशियली रिएक्टेंट 1 देन प्रोडक्ट 0, इट इज़ 1 माइनस अल्फा एंड इट इज़ अल्फा अपॉन n। सो यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहीं से भी अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। सो इट बिकम्स आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 अपॉन एन माइनस 1, और पिछले केस में क्या था, आई माइनस 1 एन माइनस 1, क्लियर। सो बाई सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी अंडरस्टूड दैट आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर द सल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन एंड आई इज लेस देन 1 फॉर सल्यूट अंडरगोइंग द एसोसिएशन। दैट मीन्स अगर सल्यूट पार्टिकल्स की डिसोसिएशन हो रही है तो हमारे पास क्या होएगा, आई इज लेस देन 1, क्लियर। और अगर हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है तो आई ग्रेटर देन 1, अगर एसोसिएशन हो रही है तो आई लेस देन 1, क्लियर। सो ये वैल्यूज आपने दिमाग में रखनी है कि हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है या फिर एसोसिएशन हो रही है। सो नाउ देयर इज सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस। फर्स्टली सी दिस, यहाँ पे हमारे पास हमें गिवन क्या है, KF, दैट मीन्स दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम नॉर्मल कैलकुलेशन से निकालते थे, दैट मीन्स डेल टी एफ इज इक्वल टू KFM से, तो इसको अब हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर, दैट मीन्स इसको आई से मल्टीप्लाई करके। सो फर्स्टली हमने पहले सल्यूट देखना है, यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, दैट मीन्स हमारे पास सल्यूट यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर। इसको हम 500 ग्राम्स वाटर में ऐड कर रहे हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करें, कितना, 2 केल्विन। सो अभी यहाँ पे हमें यहाँ से इक्वेशन पढ़ते ही ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सल्यूट है, ठीक है। तो जब ये डिसोशिएट करेगा, ये डिसोशिएट कैसे करेगा, अब कैल्शियम क्लोराइड है, ये डिसोशिएट करेगा, तो डिसोशिएट कैसे किया इसने, Ca पॉजिटिव 2Al नेगेटिव, क्लियर, Ca पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे 1 इसका और 2 इसकी, हाउ मैनी पार्टिकल्स, 3, यहाँ पे 3 मोल पार्टिकल्स हैं, तो दैट मीन्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, दैट मीन्स कितने डिसोसिएशन और कितनी एसोसिएशन यहाँ पे हो रही है। सो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। सो एम हमारे पास क्या है, मोलैलिटी, इसकी वैल्यू हम फिल कर देंगे। के एफ हमें पता है, डब्ल्यू ए हमें पता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, डब्ल्यू वी हमें निकालना है, डेल टी एफ हमें पता है 2 केल्विन, आई हमें पता है 3,
मॉलिकुलर वेट हमारे को क्लियर है 111, सबकी वैल्यूज़ को हम फिल कर देंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ WV. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द WV. अब अगर हम I, इस वाले I की जो वैल्यू है उसके बिना इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो ये हमारे पास क्या करती, वेरी करती, इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत वेरी कर जाती. तो ये विद द हेल्प ऑफ I, दैट मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर के साथ जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होएगा, एक्यूरेट. क्लियर, बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ किस केस में एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकती है, जहाँ पे ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो. अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उस केस में अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का प्रोसेस हो रहा है, देन वी हैव टू ऐड, इट इज़ नेसेसिटी, वी हैव टू ऐड I. क्लियर, एंड इसको हमने क्या करना है, एक्चुअल जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसका फॉर्मूला है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना. क्लियर. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज at this temperature 25 degree Celsius 3 gram of solute in 100 ml of an aqueous solution given osmotic pressure, this one, and we have to find out the nature. अब हमें नेचर में फाइंड आउट क्या करना है कि एसोसिएशन हो रही है कि डिसोसिएशन हो रही है. नॉर्मल मास हमें गिवन है. अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो केस राइज होंगे. फर्स्ट, नॉर्मल मास हमारे को गिवन है 246. अगर तो नॉर्मल मास से ज़्यादा हमारे पास इसका मोलर मास निकलता है तो हमारे पास सल्यूट जो है उसका नेचर कैसा होगा, एसोसिएटिव. अगर इसका मोलर मास जो है वो 246 से कम आता है तब हमारे पास इसका नेचर कैसा होएगा, डिसोसिएटिव. सो अभी हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू ये वाला प्रोसेस सीखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सल्यूट. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट देयर नॉर्मल मास, दिस इज 246. नाउ अप्लाइंग द इक्वेशन of osmotic pressure, that is pi is equal to CRT. What is C? Concentration, R universal gas constant, and T is temperature, and pi is osmotic pressure. So what is C? That means number of moles per unit volume, N upon V. So what is N? WV upon MV, weight and mass. Clear? So we have to calculate MV, molar mass. So इसको हमने यहाँ से rearrange कर लिया. We know that WV weight of solute. Clear? We know that पाई 2.5 हमें गिवन है. अब सबकी 1 by 1 हम वैल्यू को फिल करेंगे. आर की वैल्यू हमें पता है, दिस इज़ अ जनरल वैल्यू. अब यहाँ पे हमने आई हमें पता है कितना है, 3 है. क्लियर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फिल करेंगे. यहाँ पे आई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे हम सिंपल इसकी 3 हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट, तो वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को फिल करेंगे. वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आ गई 293. गिवन जो नॉर्मल है वो हमें कितनी है, 246. जो कैलकुलेटेड है ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो आई 293. दैट मीन्स वो ज़्यादा है. सो दैट मीन्स सल्यूट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड इन द सल्यूशन. क्लियर. वी कैन से दैट दिस इज इट्स एबनॉर्मल मास. अब ये इसको हम नॉर्मल मास नहीं बोलेंगे, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मास, जिसमें हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ उसके करैक्टरिस्टिक्स में. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड एबनॉर्मल मास. क्लियर. सो अब यहाँ पे अगर वैल्यू कम आती तो ये क्या बनता, डिसोशिएटिव, बट वैल्यू ज़्यादा आई है मोलर मास की, सो इट इज़ एसोशिएटिव इन नेचर. सो द नेक्स्ट इज हेयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज 30. देन इसका लोअर हो गया टेम्परेचर 0.45 डिग्री से. वेंट ऑफ फैक्टर हमने, दैट मीन्स आई को कैलकुलेट करना है, के एफ हमारे को गिवन है. सो फर्स्टली अप्लाइंग द इक्वेशन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू वी अपॉन 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए. यहाँ से रीअरेंज करके हमने एम वी की वैल्यू निकालनी है, तो हम एम वी को इधर ले गए और यहाँ से डेल टी एफ को नीचे ले आए. अब डब्ल्यू ए हमें पता है 0.3 ग्राम्स है, डब्ल्यू ए हमें पता है 30 है वेट ऑफ द सॉल्वेंट, डेल एफ हमें पता है 0.40 डिग्री है, के एफ हमें पता है 5.12 है. ठीक है. सबकी वैल्यूज़ को हम 1 by 1 फिल कर देंगे. सो इट बिकम्स 113.8. So we have to calculate the I. Normal molar mass is 60. Clear. It is given. Normal mass हमारे पास कितना है, 60 है. Clear. And absorbed हमारे पास कितना है, 113.8. So we have to calculate the value of I here. That means normal molar mass divided by the absorbed molar mass. So it becomes 60 upon 113.8. So it becomes 0.527. So it's 0.5. क्लियर. हेयर द वैल्यू ऑफ आई इज 0.5. दैट मीन्स जो आई की वैल्यू है वो 1 से क्या है, लेस है. क्लियर. तो अगर 1 से लेस है तो ये हमारे पास
इफ द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोशिएटिव। क्लियर, दिस इज एसोशिएटिव इन नेचर। यहाँ पे जो सल्यूट होएगा वो एसोशिएट करेगा। क्लियर, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट इज अगेन रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स of Bantoff factor, which we have to calculate the value of Bantoff factor. So in this case, they calculate the freezing point depression expected for the 0.071 molar aqueous solution of sodium sulfate. If this solution actually freeze at this temperature, what would be the value of Bantoff factor? We have to find out the value of Bantoff factor. So we know that del TF is equal to Kf into m. That means depression in freezing point is directly proportional to the molality. So proportionality को उठा के हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, Kf. Kf is known as the molar elevation constant. So by putting the values, Kf is 1.86, m is 0.0711 and del Tf की वैल्यू हमने यहाँ से नोट डाउन कर ली। ऑब्जर्व्ड हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड हमारे पास यहाँ पे कितनी है, इट इज गिवन 0.320। क्लियर, सो अभी हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। और वो हमारे पास कितना है, ऑब्जर्व्ड हमारे पास कितना है 0.32 और कैलकुलेटेड कितना है 0.132। सो इट बिकम्स 2.42। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई हियर। क्लियर, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स क्लियर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। we can calculate the values of I, also molar mass, with the help of this equation. So this is very important factor which is given by Van 't Hoff because it cleared the problems regarding the colligative property.